बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह मियाँ की मेहरबानी से बिल्कुल खैरियत से हूँ। Today we are going to start our lecture number 29, which is again in the continuity of what we have already finished in our lecture number 28. And let me give you a quick reminder of what we have discussed in our lecture number 28. That lecture was primarily about the understanding of the development of environmental policy. लेकिन हमने एनवायरमेंटल पॉलिसी की डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में जो इकोनॉमीज़ का रोल है, जो इकोनॉमिस्ट का पर्सपेक्टिव है, उसको इंटीग्रेट किया था एनवायरमेंटल पॉलिसी की डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि हमने इस बात पे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी कि चाहे ये एनवायरमेंटल पॉलिसी डेवलपमेंट से रिलेटेड इशू हो, चाहे ये हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी हो, चाहे ये एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पॉलिसी हो, किसी भी किस्म की पॉलिसी की डेवलपमेंट में, उसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में, उसकी एडॉप्शन में, उसकी सस्टेनेबिलिटी में ये जो इकोनॉमिक्स का रोल है ये बहुत वाइटल और सिग्निफिकेंट होता है इन इट्स नेचर। अगर आपने अपनी किसी पॉलिसी को लॉन्ग टर्म बेसिस पे सस्टेनेबल डेवलप करके उससे जो टारगेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने होते हैं, तो इकोनॉमिक्स का रोल बहुत अहम होता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने लास्ट लेक्चर में इकोनॉमिक्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे बात की, हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे बात की, हमने इवन क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी और नियो क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी पे बात की, और हमें उससे जो सबसे अहम और सबसे बेहतरीन चीज़ मिली थी वो नेचुरल रिसोर्सेज से अवेलेबल गुड्स एंड रिसोर्सेज की कंजम्पशन थी, जो कि हमारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता है उसमें वैल्यू ऐड करती है। इस तमाम डिस्कशन की बेसिस पे जब हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव को टेक अप कर लिया था, विच वर प्राइमरीली बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इनटू द पॉलिसी मेकिंग, तब हमने अपनी स्टडी को, डिस्कशन को डायरेक्ट कर दिया था टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी। आज उसी पहलू से एनवायरमेंटल पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में हम लीडरशिप फ्रॉम दी एनालिसिस एंड चेंज पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। उसके लिए मैंने आज के लेक्चर में आपके लिए एनवायरमेंटल पॉलिसी के अकॉर्डिंग उससे इन लाइन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पे डिस्कशन करने के लिए कुछ मटेरियल आपके लिए कलेक्ट किया है, जो कि रिमेन रहेगा हमारी डिस्कशन का मेन फोकस। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस पब्लिक पॉलिसी from the point of view of the leadership influence for analysis and change is going to be an important aspect which we will be discussing in complete detail. जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जब पब्लिक पॉलिसी के हवाले से डिस्कशन शुरू की थी तो पब्लिक पॉलिसी को डिफाइन किया था, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशंस को एनालाइज किया था, और एट द एंड हमने सबसे ज़्यादा जो अपने लिए समझा था कि वो शॉर्ट बट कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी है, वो हमने थॉमस डाई की डेफिनेशन को टेकअप किया था, जिसमें हमने ये बात की थी कि इफ़ इट इज़ पब्लिक पॉलिसी इट इज़ गोइंग टू बी द स्टडी ऑफ द इंटेंशंस ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस।
or the study of government actions for to do something or about what they don't want to do. So this was the particular idea. इसकी basis पे हमने public policy के हवाले से different theories और the models of public policy discuss किए हैं. हमने public policy के हवाले से policy cycle को इस perspective में discuss किया. हमने different theories को इस पे apply किया. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हेल्थ मॉडल को फोकस करते हुए पॉलिसी इशू के पर्सपेक्टिव में डिस्क्राइब किया. हेल्थ मॉडल के साथ साथ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एनवायरमेंटल पॉलिसी पे अपना फोकस रखा और आज के लेक्चर में एनवायरमेंटल पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में ही हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द लीडरशिप पर्सपेक्टिव टू बी एनालाइज्ड एंड टू बी द चेंज एजेंट. यहाँ पे भी हमारी डिस्कशन इंशाल्लाह जो मैच्योर करेंगे आज के लेक्चर में वह हम लीडरशिप के एनालिसिस और उसके चेंज एजेंट होने के पर्सपेक्टिव को एनवायरमेंटल पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, जिसके लिए सबसे पहले वी अगेन हैव टू रिमाइंड आवरसेल्फ अबाउट द एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव एज फार एज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिसी, particularly from the point of view of the public policy is concerned. We have never discussed this before. The definition of Mr. Fowler, who has contributed and come up with this definition 12 years ago in 2000, and he said, public policy is the dynamic and value-laden process through which a political system handles a public problem. कि आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम और पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू एक सोसाइटी के प्रॉब्लम को टेक अप करते हैं इन पब्लिक पॉलिसी. It includes the government's expressed intentions. इसमें गवर्नमेंट की इंटेंशंस को एक्सप्रेस किया जाता है and the official enactment as well as its consistent patterns of activity and inactivity. कि इसकी कंसिस्टेंसी के पैटर्न या इनकंसिस्टेंसी के पैटर्न को भी हम अपनी डिस्कशन में अपनी कंसिडरेशन में लेके आते हैं. Dear students, now as far as organizational influences are concerned, particularly from the point of view of the change, analysis and leadership point of view, organizational influences which remains very much significant on any policy, whether it is the environmental policy or the policy for the education or policy for the administration. इसमें जो चंद एक ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस आपकी हर पॉलिसी में हमेशा विजिबल रहते हैं. दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ चेंज एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लीडरशिप एंड देन दिस डिसीजन मेकिंग, and the role of politics is going to be the other organizational influence in it. Then the finances available to you for the policy aspects, and then the involvement of media and the technology and how other variables associated with this policy perspective remains in picture. Dear students, इसमें जो सबसे एक अहम बात है जो ऑर्गेनाइजेशनल इन्फ्लुएंसेस में इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो चीज टॉप पे दी गई है, दैट इज ऑल अबाउट चेंज. ये आपका और मेरा और हम सबका इस चीज पे एग्रीमेंट है दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड. अगर इस दुनिया में कोई चीज कांस्टेंट है तो वो एक ही है, दैट इज चेंज. इसका मतलब ये हुआ कि अगर यही एक कांस्टेंट है तो चेंज हैज टू कम बाय एनी मींस, और अगर इसने आना ही आना है, अगर सिनेरियो ने चेंज होना ही होना है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इट वुड ऑलवेज बी एडवाइजेबल एंड स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू ऑल ऑफ अस कि अगर चेंज आनी है
तो चेंज आने से जो जो भी रिक्वायरमेंट डेवलप होंगी आप उन सब के लिए अपने आप को इन एडवांस प्रिपेयर कर लें। आप उस चेंज बेस्ड चैलेंज के रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए अपने स्किल पूल को एनहांस करें, अपनी तमाम कैपेसिटीज को शार्पन करें ताकि फ्यूचर नीड्स को जो कि चेंज की फॉर्म में आनी है आप उनको मीट कर सकें। ये काम करने के लिए डियर स्टूडेंट्स लीडरशिप वुड बी रिक्वायर्ड। एक लीडर का विजन रिक्वायर्ड होता है। एज फार एज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ लीडर इज कंसर्न, डियर स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको एक डिक्शनरी बेस्ड इसके करेक्ट मीनिंग्स और अंडरस्टैंडिंग देता चलूं। लीडर का जो मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ बिजनेस टर्मिनोलॉजी में दिया गया है, एज पर दैट मीनिंग्स लीडर इज that somebody who influences the behavior of followers। कि आप अपनी टीम का, आप अपने फॉलोअर्स का, जो लोग आप पे बिलीव करते हैं, आप उनका बिहेवियर अपनी मर्जी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। तो चेंज की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए एक ये लीडरशिप पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है। एंड दिस लीडरशिप पर्सपेक्टिव वुड फाइनली बी कन्वेड टू यू इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? Decision making is actually be the name of choosing from among available alternatives। कि आपके पास किसी भी काम करने का एक से ज्यादा तरीके होते हैं। This is that something which we always believes in। अब उन कुछ तरीकों में से जो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे अवेलेबल होते हैं, आप कौन सा पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव टेक अप करते हैं। जब आप एक ऑल्टरनेटिव को टेक अप कर लेते हैं एट द कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग अप द अदर ऑल्टरनेटिव, वी कॉल दिस फिनोमिना एज द डिसीजन मेकिंग। और इस डिसीजन मेकिंग में आगे फर्दर हम रोल ऑफ पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, फाइनेंस, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव बहुत अहम होता है इन तमाम पॉलिसी मेकिंग्स में, उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे। मीडिया these days particularly always plays a very vital role in the mind makeup, in the development of the ideology of its listener and the viewers of the media। टेक्नोलॉजी किसी भी कौम की, किसी भी कम्युनिटी की तरक्की का ज़ामन एक ही बात है कि अगर आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री हैं, आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस कम्युनिटी हैं, आपके पास अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस हैं, तो कोई भी चीज आपको तरक्की करने से आपको रोक नहीं सकती। टेक्नोलॉजी का रोल बहुत अहम होता है। एंड देयर वुड बी फ्यू अदर वेरिएबल्स which would be affecting policy from organizational influences point of view। So dear students, now as far as the historical viewpoints from those organizational influences are concerned, here we would have been discussing few of them। Historical perspective से पॉलिसी इंफॉर्मेशन किसी भी पॉलिसी मेकिंग का सबसे अहम जुज़्व है। शायद मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में व्हेन वी वर पासिंग थ्रू द कंपोनेंट ऑफ बिजनेस पॉलिसी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ सेमिनार्स इन पब्लिक एंड बिजनेस पॉलिसी, उस वक्त शायद मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन की एज फार एज कंजम्पशन इज कंसर्न, इंफॉर्मेशन को हम कहाँ यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे लिए किस पर्टिकुलर कंजम्पशन पैटर्न में काम आती है, इसका एक आसान और मुकम्मल जवाब ये है कि इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज समथिंग इन द फॉर्म ऑफ बेनिफिशियल, मीनिंगफुल और यूजफुल
फॉर डिसीजन मेकिंग, कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो ये आपके लिए यूजफुल, बेनिफिशियल और मीनिंगफुल पर्सपेक्टिव है कोई भी डिसीजन मेकिंग करने का। और मैनेजमेंट के हवाले से मैंने आपको बताया हुआ डियर स्टूडेंट्स दैट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टेकिंग और मेकिंग राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। और अगर आपको राइट डिसीजंस राइट टाइम पे टेकअप करने हैं तो व्हाट डू यू एक्चुअली रिक्वायर? यू रिक्वायर दी enough amount, ample and the accurate amount of information। पहली स्टेज में आपको पॉलिसी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। देन एट नंबर 2 पॉलिसी डेलिब्रेशन, डेलिब्रेट कर देना, चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेना, चीज़ों को इमेजिन और विजुअलाइज करके उनसे कुछ कंक्लूड कर लेना इज ऑल अबाउट पॉलिसी डेलिब्रेशन। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिसी सपोर्ट, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में साबित किया गया है कि आपने अगर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने आफ्टर इट्स फॉर्मुलेशन यू आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड टू अर्न द सपोर्ट एट योर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। वो तमाम एलिमेंट्स जिन्होंने पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में अपना अपना रोल परफॉर्म करना है, आपको उनसे पॉलिसी के अकॉर्डिंग सपोर्ट की रिक्वायर्ड होती है। आपको उन तमाम कॉर्नर से अगर सपोर्ट अवेलेबल होती है तो आप अपने डिजायर्ड टारगेट्स और गोल्स को अचीव करने के लिए एक इंतहाई सूटेबल पोजीशन में होती हैं। देन डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू देन अथॉरिटेटिव कंसिडरेशन इज एन अदर important aspect for it. Then policy promulgation would always be beneficial from this point of view, and then policy efficacy is always going to be important in this perspective. These particular historical point of view was taken from Mr. Agar, Goldridge and Swanson, who have contributed these policy perspective from historical point of view in 1964. Dear students, now with the continuity of our discussion on those historical viewpoints, always remember this important phenomena that an educational system is administered within a complex power structure, कि ये जो एजुकेशनल सिस्टम होता है ये एडमिनिस्टर किया जाता है एक कम्प्लेक्स पावर स्ट्रक्चर में। द टिपिकल गवर्निंग बोर्ड डज नॉट एक्सरसाइज फाइनल अथॉरिटी ओवर एजुकेशनल पॉलिसीज। जो रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे है वो अपनी फाइनल अथॉरिटी एग्जर्ट नहीं करता एजुकेशनल पॉलिसीज पे। इन रियलिटी इट एक्सरसाइजेज पावर only to the extent that it can legitimize its decision। ये सिर्फ इस हद तक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व रहते हैं रिगार्डिंग एजुकेशनल पॉलिसी मेकिंग कि उनके डिसीजन एट लीस्ट लेजिटिमेसी के लेवल को क्रॉस मत करें। बाय हियर दैट लेजिटिमेसी एक्चुअली कन्वेज अस द कंपोनेंट ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ देयर डिसीजन इन द ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम as per Kimbrough, who has said that in 1964. Dear students, now from that historical perspective point of view, we have come up with the development of different contemporary views about that. And one of those contemporary views is about case for change. That what is the cost of not changing? केस फॉर चेंज में आपका पर्सपेक्टिव ये होता है कि हमें क्या कॉस्ट पे करना पड़ेगी अगर हम अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। डियर स्टूडेंट्स, few minutes ago I told you the importance of continually changing with the changing requirements of the environment। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही कांस्टेंट है और वो है चेंज। चेंज आना ही आना है।
change this way or that way at some slow pace, or even these days being the dynamic environment, ये तो changes बहुत तेज पेस पे आ रही हैं. And always remember an extended phenomenon it. Dear students, आप हमेशा ये याद रखें कि change का ये एक extended और inbuilt characteristics है कि जब भी किसी माशरे में change आती है तो it automatically converts itself into a challenge. आपको इस पे कोई जोर नहीं लगाना होता, आपकी वो चेंज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चैलेंज में कन्वर्ट हो जाती है. And all those individuals and all those groups of individuals and communities who would be ready to face that challenge at that time, उनके लिए ये change based challenge opportunity बन जाता है. But all those individuals and all those communities who would not be able to face the challenges of that change at that time, it will automatically be converting itself into a threat for them. So case for change का जो contemporary view है, अगर आप मेरा personal perspective इस पे टेक अप करना चाहते हैं तो आई वुड हैव बीन स्ट्रांगली रिकमेंडिंग यू टू ऑलवेज सर्व एज अ चेंज एजेंट प्रेफरेबली. अगर आप खुद चेंज नहीं इनिशिएट कर सक रहे तो आपके अंदर एटलीस्ट इतना पोटेंशियल होना जरूरी है कि आप उन चेंजेस की अकॉर्डिंग जो आपकी सराउंडिंग में, जो आपके इर्द गिर्द इफ दे आर हैपनिंग, यू मस्ट बी रेडी टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड and upgraded with that changing environment. कहीं ऐसा ना हो कि आप obsolete हो जाएं, आप outdated हो जाएं अगर आप changing environment के साथ अपने आप को change नहीं कर रहे. Then second contemporary view about this is the clarity of vision, which is given in the name of vision clarity, and it is all about that if there is a common image and understanding कि क्या सब लोग उस चेंज के हवाले से उस किसी नॉन चेंज एग्जिस्टेंट कंपोनेंट के हवाले से सबकी अंडरस्टैंडिंग एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे है, सब लोग उस चीज को एक कॉमन विजन के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं. Then dear students, there is an other contemporary views of change leaders, जो कि मैं आपको अभी चेंज एजेंट के टाइटल से बता रहा था. Those with power and authority to legitimize the change. चेंज लीडर्स वो हैं जो किसी भी माशरे में, किसी भी एनवायरनमेंट में आने वाली चेंज को, जिसको एक ब्रॉडर स्केल पे एक्सेप्ट किया जाता है, जिसको एक एक्सटेंडेड स्केल पे एक्सेप्ट करने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद कॉमन प्रैक्टिसेस का हिस्सा बना लिया जाता है. चेंज लीडर्स उस आई हुई चेंज को लेजिटिमाइज करती हैं, उसको कानून का दर्जा दे देती हैं. Then there is individual commitment as far as the contemporary views are concerned. This individual commitment is all about that how will the natural resistance to change in developing or implementing new policies be overcome. कि जो नई चेंजेस आ रही हैं, जो नई अडेप्टेशंस आपने टेकअप की हैं, उनको एक लार्जर स्केल पे अप्लाई करने में जो रेजिस्टेंस आ रही है उसको आप किस तरह से ओवरकम करेंगे, उसको आप किस तरह अपनी फेवरेबल डायरेक्शन में स्मूथ फ्लो के साथ टेकअप करेंगे ताकि आपकी इंडिविजुअल कमिटमेंट उस आने वाली चेंज को फैसिलिटेट कर सके बजाय इसमें कि उसमें हर्डल्स क्रिएट करे. देन डियर स्टूडेंट्स, देयर इज एन अदर एस्पेक्ट ऑफ चेंज गाइड्स. Change guides tells us that who are the individuals with the responsibilities for guiding and planning and implementation of the change. कि वो कौन कौन से individuals हैं जिनके shoulders पे change को guide करना, change को plan करने के बाद implement करने की जिम्मेदारी है.
Dear students, if we continue our discussion on those contemporary views about it, the next contemporary view is about the कल्चरल अलाइनमेंट. कल्चरल अलाइनमेंट में हम ये चीज देखते हैं दैट टू व्हाट एक्सटेंट इज देयर अ फिट बिटवीन द स्कूल और ऑर्गेनाइजेशंस कल्चर एंड द वैल्यूज देयर इन द चेंज. कि जहां से आपको ये चेंज टीच की जा रही है, जहां से आपको इसके हवाले से गाइडेंस मिल रही है, यानी कि आपका स्कूल, आपके स्कूल ये ऑर्गेनाइजेशन की कल्चरल वैल्यू में उस चेंज को इनहेरिट करने की किस हद तक कैपेसिटीज हैं. देन देयर इज एन अदर कंटेम्परेरी व्यू ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट रिलेटेड टू दैट. Infrastructure support is all about that to what extent do the systems, policies, procedures, functions and structures support the proposed change. कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप चेंज आपने प्रोपोज की है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं फॉर द अटेनमेंट ऑफ सम डिजायर्ड गोल, उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करके सस्टेनेबल लेवल तक उससे ऑब्जेक्टिव अचीव करने में आपने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे रिकमेंडेशन एंड सपोर्ट अर्न कर ली है. Then along with that, we are having another contemporary views of environmental awareness, which tells us that what factors outside the realm of the proposed change can negatively affect the initiative. कि ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट से बाहर ऐसे कौन कौन से पोटेंशियल ऑब्स्टिकल्स हो सकती हैं जो इस प्रोपोज चेंज को इनिशिएट करने में आपके लिए हर्डल्स या बैरियर्स के तौर पे काम करेंगे. देन डियर स्टूडेंट्स, अदर कंटेम्परेरी व्यू अबाउट इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर प्लान. इम्प्लीमेंटेशन प्लान टेल्स अस अबाउट दैट व्हाट आर द स्पेसिफिक of moving towards the VN, your stated VN, कि आप उसकी डायरेक्शन में पहला स्टेप कैसे लेंगे towards your goals and objectives, towards the given timelines, personal assignments, communication procedures and accountability system, etc. etc. कि इन तमाम चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन प्लान के हवाले से हाउ वुड यू बी कंपोजिंग योरसेल्फ, how would you be collecting your all energy to start your journey towards the attainment of your stated goals and objectives, dear students. Now, from this point of view, we also used to face certain policy challenges. As far as this policy challenge is concerned, as per a good scientist is a person with original ideas. कि एक अच्छा साइंटिस्ट कौन होता है? जिसके पास ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, जो किसी एग्जिस्टेंस चीज में भी इवन एक ओरिजिनल आइडिया टेक अप कर लेता है उस पे फर्दर एक्सप्लोरेशन के हवाले से. अ गुड इंजीनियर इज अ पर्सन हु मेक्स अ डिजाइन दैट वर्क्स. एक अच्छा इंजीनियर क्या होता है? एक ऐसा इंजीनियर एक अच्छा इंजीनियर होता है जो इस तरह का डिजाइन टेक अप करता है जो कि डूएबल होता है, जिससे उसका ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सकता है. एंड देयर आर नो प्राइमा डोनास इन इंजीनियरिंग. So Freeman Dyson has converted this of his idea into a policy challenge कि आपने एक अच्छे साइंटिस्ट की तरह पॉलिसी मेकिंग के हवाले से जेन्युइन एंड ओरिजिनल आइडियाज को टेकअप करना है. या जिस तरह एक अच्छा इंजीनियर एक एक्सीलेंट डूएबल डिजाइन फार्मूलेट करता है, आपने उसी तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी मेकिंग के हवाले से एक ऐसा ही डिजाइन टेकअप करना होता है जो पॉलिसी के पर्सपेक्टिव को जस्टिफाई करके मीनिंगफुल बना सके. But not the simpler one. This is what which has been said by
अल्बर्ट आइंस्टाइन डियर स्टूडेंट कि चीज़ों को आपने सिंपल पर्सपेक्टिव में रखना है ताकि उनकी कंटिन्यूटी में, उनकी परफॉर्मेंस में आप कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकें। Dear students, now as far as policy implementation is equal to change concept is concerned, ये एक बहुत ही नेचुरल सी आउटपुट होगी आपकी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की कि जब एक पॉलिसी को आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसकी वजह से ये नेचुरल आउटकम के तौर पे एक एनवायरनमेंट में चेंज आएगी। उस एनवायरनमेंट में उस पॉलिसी की इम्पोजिशन की वजह से बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स में चेंज आ जाएगी। As per Caesar, who said this in 1992, that I am increasingly persuaded that schools that go slow and do a little at a time end up doing too little, that they succeed only in upsetting everything without acquiring the benefits of change। कि वो तमाम चीज़ें जो टीचिंग या स्कूल पर्सपेक्टिव में आपको एक चेंज के एक्वायर करने में बहुत स्लो पेस्ड हैं, उनसे चेंज नहीं आ रही है, उनको अपने तमाम के तमाम पर्सपेक्टिव को रिविजिट करना चाहिए। Dear students, now as far as our continuity on this policy implementation from the point of view of the earning the change as an end result of that is concerned, as per Fullan in 2003 he said that it is not the pace of the change। हमने previous slide में भी change की pace की बात की। Mr. Fullan also has come up with the same idea that it is not the pace of change that is the culprit, it is the pace, meaningless and fragmentation that wears us down actually। So if we continue our this discussion from Albert Einstein point of view, he said policy implementation from change perspective point of view, the significant problem we face cannot be solved by the same level of thinking that created them। कि अगर आपने किसी एक प्रॉब्लम को जो कि क्रिएट हो चुके हैं और अगर आप अब उसके सलूशन की, उसकी रेमेडी की बात करते हैं तो ये रेमेडी या इस सलूशन के लिए आपको उस लेवल से अबव होके थिंकिंग करना पड़ेगी जिस लेवल पे आपने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है। मीनिंग टू से इज दैट यू हैव टू अपग्रेड योर ओवरऑल इंटेलेक्चुअल एंड thinking pattern। You have to actually revisit your overall radical thinking pattern at that time। Dear students, now as per Howard, who has said that in 1994 that due process does not unfortunately put more bread on the table, government can set benefit at whatever level it wants। के प्रोसेस के हवाले से आपके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं एज फार एज सेटिंग एजेंडा एट द टेबल इज कंसर्न, बट इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट अपनी फाइनेंसिंग और कंट्रीब्यूशन के थ्रू ओवरकम कर सकती है। व्हाट ड्यू प्रोसेस पुट्स ऑन द टेबल is a thick manual of rules designed to ensure uniformity and procedural regularity। इससे आप सिर्फ यही कह सकते हैं paternalism is replaced with bloodless formalism। People in need get list of laws actually। So dear students, collaboration as an unnatural act committed by unconsenting and unwilling adults despite their mutually benefiting goals।
कि ये कोलैबोरेटिविज्म का जो आइडिया है ये कुछ म्यूचुअली बेनिफिटिंग गोल्स के बावजूद इसको यूं टेकअप नहीं किया जाता जिस पर्सपेक्टिव में पॉलिसी मेकिंग के हवाले से द मैच्योर एंड द एडल्ट्स ऑफ द कम्युनिटी शुड हैव बीन कमिंग अप एंड असेंबलिंग देयर आइडियाज. Dear students, now as far as factors which would be affecting the change and about which we have discussed the contemporary views too, this policy implementation, dear students, आप इसको आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि किसी भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का बेसिक से लेके जो एडवांस लेवल तक का पर्पस ये ऑब्जेक्टिव होता है वो चेंज क्रिएट करना होता है, चेंज फॉर द बेटरमेंट उसका पर्सपेक्टिव होता है. नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग few factors which would have been managing the complex change. इसके हवाले से अगर आप मेरे राइट हैंड साइड पे जो इस स्लाइड में आउट ऑफ सेल्स पॉइंट्स दिए गए हैं अबाउट चेंज एंड अबाउट कन्फ्यूजन एंड अबाउट एंजाइटी एंड अबाउट then the resistance which would be converting into your frustration and treadmill and inertia. ये सारी की सारी चीजें एक तरह का चेंज का एंड रिजल्ट्स होती हैं या ये आपका वो माइंडसेट डेवलप कर देती हैं जो किसी चेंज के आने के बाद होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस टॉप वाले रो को देखें तो VN आएगा जिसको हम कपल विद कर देंगे या इसको असेंबल कर देंगे स्किल्स के साथ जिसको अटैच करेंगे इंसेंटिव्स के साथ जिसमें रिसोर्सेज को यूज करेंगे जिसके लिए एक्शन प्लान्स हम डिजाइन करेंगे और उन एक्शन प्लान्स के लिए हम कुछ रिजल्ट्स को जहन में रखेंगे और इस सब के तौर पे हमें इसकी प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ चेंज मिल जाएगी. अब अगर आप इससे नीचे वाली बात को देखें कि जहां पे वैल्यूज एब्सेंट है सिर्फ स्किल्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, रिसोर्सेज हैं, एक्शन प्लान्स हैं और रिजल्ट्स हैं तो आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे डियर स्टूडेंट्स क्योंकि वैल्यूज वर एब्सेंट. लेकिन अगर हम यहाँ तीसरे उसमें देखें तो वैल्यूज या VN तो हमारे पास है लेकिन अगर स्किल्स नहीं है तो क्या होगा. VN आ गया, हमारे स्किल्स एब्सेंट हैं, VN को हमने इंसेंटिव के साथ कपल कर दिया, उससे हमने रिसोर्सेज की फीडबैक दे दी, एक्शन प्लान आ गए, रिजल्ट्स आ गए, लेकिन चूंकि स्किल नहीं थी तो इट विल बी क्रिएटिंग एंजाइटी एट द एंड. इसी की कंटिन्यूटी में अगर हम आगे चलें तो यहाँ हमारे पास VN भी है, स्किल्स भी है लेकिन इंसेंटिव मिसिंग है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, एक्शन प्लान्स अवेलेबल हैं, रिजल्ट्स हैं. तो चूंकि इंसेंटिव नहीं था इसलिए डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी. नेक्स्ट लेवल पे अगर आप देखें कि VN भी है, स्किल्स भी है, इंसेंटिव भी दिया लेकिन रिसोर्सेज वर एब्सेंट. उस सूरत में एक्शन प्लान और रिजल्ट्स को इकट्ठा करने के बाद एंड प्रोडक्ट के तौर पे आपके पास फ्रस्ट्रेशन की प्रोडक्ट आ जाती है. इससे सेकंड लास्ट पे अगर हम पहुंचे नेक्स्ट लेवल पे तो हमारे पास VN अवेलेबल है जिसे हमने प्लस कर दिया विद द स्किल्स विद द इंसेंटिव्स, रिसोर्सेज भी अवेलेबल हो गए लेकिन इफ एक्शन प्लान इज एब्सेंट हियर एंड देन विद द रिजल्ट्स इट विल इवन प्रोवाइड अस विद द ट्रेडमिल. और अगर हम लास्ट उस पे चले जाएं VN को जमा किया स्किल्स के साथ, उसमें आपने ऐड कर दिया इंसेंटिव को, उसको रिसोर्सेज का तड़का लगा दिया डियर स्टूडेंट्स, एक्शन प्लान भी आपने बना लिए लेकिन आपके पास किस रिजल्ट के लिए वो काम करने वाला VN नहीं है, यह फोकस नहीं है. एट द एंड इट विल प्रोवाइड यू विद द आउटपुट ऑफ इनर्शिया.
Dear students, now there are policy and school reforms to justify this concept. अगर हम इस perspective को market based school reform के perspective में take up करें तो हमारे पास market based के हवाले से choice and competition का perspective है, हमारे पास investment opportunities इस हवाले से available हो जाती हैं, which is also related to education management organizations. हमारे पास ये एक opportunity के फॉर्म में आ जाती है, and then contracting versus privatization का एक्सेप्ट आ जाता है. और इसी के साथ अगर हम market based school reforms की बजाय standard based school reforms के characteristics को take up कर लें तो इसमें हमारे पास जो standard approach है वो state adopted and mandated standards है कि जो स्टेट की तरफ से आपको दिए गए हैं, जो कि स्टेट ने अडॉप्ट करके उनको प्रैक्टिस करने का मैंडेट आपको दिया हुआ है, जहां पे इम्प्लीमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम लोकल डिस्ट्रिक्ट का एक ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट आपके पास अवेलेबल है, जहां अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑन स्टूडेंट्स करिकुलम इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पे उस तरह सीरियसली टेकअप नहीं की जा रही जो कि मार्केट बेस्ड स्कूल रिफॉर्म में कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव में आप टेकअप कर सकते हैं. Dear students, from this particular point of view, if we continue our policy and school reforms from the whole school reform point of view, it would be letting you know that you are better advised and strongly recommended to provide increased autonomy to the schools as far as their decision making is concerned. Autonomy से मुराद होती है कि जब आप अपनी अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को डेलीगेट कर देते हैं फर्स्ट लेवल एंड मिडिल लेवल मैनेजरियल पोजीशन पे. अगर स्कूल में भी आप ये ऑटोनॉमी को डेलीगेट कर देंगे या इंक्रीज लेवल तक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑटोनॉमी दे देंगे, देन दे विल बिकम इन अ वेरी गुड पोजीशन टू एड्रेस इश्यूज क्विकली एंड स्विफ्टली एट policy level whenever they would have been occurring in any smooth function performance at school level. Then support for school leaders have been described and supported here as far as whole school reform concept is there कि अगर आप स्कूल रिफॉर्म करना चाहते हैं तो स्कूल की जो लीडरशिप है उसे आप सपोर्ट प्रोवाइड करें, and for that national models have been contributed which you could study at this given particular address of website. Then there is another approach of teacher education and school reform which tells us that it is even advisable to develop a national network for educational renewal, and then American Council of Education would have been quoted here. From the strategic perspective point of view, as per Mr. H. Rood in 1992, he said, I would have finished this by now, but I had help. It means single parent of 4 children of the ages of 8, 3 and 3 would have to face a policy difficulty from this perspective. Now there is a very, very important lifetime learning which has been stated in this slide for you all and for all of us. Sometimes we go slow to go fast. Sometimes हमें ज़्यादा तेज़ी से मूव करने के लिए अपने आप को थोड़ी देर के लिए या स्लो मूव करना होता है on continuous basis so that we can reach at a given far point actually. Now, dear students, as far as the aspect of policy is concerned, from this point of view, policy would never ever be based upon research. ये बात शायद मैंने आपको पहले भी की थी.
पॉलिसी जो है इंडिजिनस प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन को फोकस करके बेस की जाती है। अगर आप इंडिजिनस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई जो आपने कर ली है, जिसको फोकस करते हुए आपने पब्लिक लेवल पे पॉलिसी डेवलप करना है, अगर आप उस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम में रिसर्च को या साइंटिफिक एविडेंस को कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, तो सम टाइम जो आप ओरिजिनल सेंटिटी ऑफ दैट आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है, शायद उसकी सेंटिटी को डैमेज करेंगे, शायद उसकी सेंटिटी अगर हर्ट होगी तो whatever policy you would have been bringing might not serving you the ultimate purpose. For that matter, you have designed that policy. Policy is based on values. This is what I was actually trying to make you all understand. Research challenges us to question and test us to change. As per Barbara Koenig in 1992, policy is always based on values. Indigenous values, which would be communicating you your indigenous identifications of the problem to go ahead with your that. And from that point of view, dear students, now I would like to discuss with you all few lessons which we have learned till yet on this extended discussion on public policy perspective. Number one, give up the idea that the pace of change will slow down. मैंने आज के लेक्चर में आपको चेंज की इम्पोर्टेंस पे एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग किस्म की आपके साथ डिस्कशन की है। जो मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैंने आपको वो आइडिया कन्वे क्लियरली एंड लाउडली करने की कोशिश की है। और यहाँ उसी की एक्सटेंशन में जो मैंने आपको बात की थी कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड, चेंज हैज टू कम बाय दिस और दैट वे, और अगर इसने आना ही आना है देन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर यू टू बी द चेंज एजेंट। आपको वो चेंज एजेंट होना चाहिए जो उस लाजमी तौर पे आने वाली चेंज को खुद चेंज क्रिएट कर रहा है, चेंज एजेंट के तौर पे कर रहा है। और यहाँ पे जो हमने लेसन लर्न कर रही हैं अपनी डिस्कशन ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कि इस आइडिया को आप अपने जहन से बिल्कुल वॉश आउट कर दें कि चेंज की हैपनिंग के प्रोसेस को आप स्लो डाउन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि हम डायनेमिक एनवायरनमेंट से गुजर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी एडवांस हो चुकी है और कि एक डायनामिक एनवायरनमेंट बन गया है। और डायनामिक एनवायरनमेंट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये है कि डायनामिक एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट को कहा जाता है जहां चेंज बहुत तेज पेस पे आ रही होती है। और डियर स्टूडेंट्स, कुछ देर पहले आज ही के लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये किसी भी चेंज का एक इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि चेंज ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद चैलेंज में कन्वर्ट हो जाती है। और ये चैलेंज उन तमाम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होता है, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और कम्युनिटीज के लिए एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे टेकअप की जाती है जो इस चैलेंज की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकते हैं। और जो इस चैलेंज की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकते, उनके लिए ये चेंज बेस्ड चैलेंज हमेशा एक थ्रेट बन के उभर आता है। सो द फर्स्ट लेसन विच इज ऑफ utmost importance for all of us is to give up the idea, quit this of your thinking that the pace of change could be slowed down. Number two, coherence making is never ending proposition and is everybody's responsibility. आपको coherence हर सूरत में required है और ये हम में से हर एक की responsibility है। Number 3, changing context is the focus. आपने अपना focus out नहीं करना, आपने changing perspective पे अपना focus maintain करना है। Then number 4, premature clarity is a dangerous thing.
आपने अपनी क्लैरिटी को प्री मैच्योर बेसिस पे अगर डिसीजन मेकिंग की तरफ चले जाएंगे तो ये एक बहुत डेंजरस फिनोमिना के तौर पे उभर के आएगा। आपने कभी भी प्री मैच्योर क्लैरिटी की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन मेकिंग यू आर हाईली एडवाइज्ड to go for the clarity, clear cut 100% clarity earning is always advisable on some particular phenomena. Dear students, lesson number 5 which we have learned here into the overall discussion of public policy till today is about that public's thirst for transparency is irreversible. ये आम लोगों का हक है, ये उनका बुनियादी राइट है कि उनके लिए चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके आप अपनी पॉलिसी में कन्वे करें। नंबर 6, you cannot get large scale reform through bottom up strategies. Beware of the trap. आपको bottom up strategies कहीं भी कभी भी पॉजिटिव एंड्स पे नहीं लेके जाती। आपको इसके बारे में भी कंप्लीटली अवेयर रहने की जरूरत है। नंबर 7, लेसन ऑफ लाइफ, मोबिलाइज द सोशल अट्रैक्टर्स, moral purposes, quality relationship and quality knowledge. इससे कम अगर आप किसी भी लेवल पे प्ले करेंगे तो आपके लिए अपने डिजायर्ड गोल्स या टारगेट्स को अचीव करना would become a very tough task at that point in time. And charismatic leadership is negatively associated with sustainability. कि ये जो charismatic leadership है ये इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं अपनी थिंकिंग में कि ये इनके आइडियाज एक आम पर्सपेक्टिव में सस्टेनेबल होना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, एज पर फुलन हु सेड ऑल दीज थिंग्स इन 2003. Dear students, as per Embarrassing Chows in 1993, he said, if you are not hopelessly confused, you are out of touch. कि अगर इन तमाम एरिया से आप completely interacted नहीं हो रहे तो आप असल में आउट ऑफ टच हैं. If you are hopelessly confused, then you have one choice. Try stuff. अगर आप कंफ्यूज हैं किसी एक पर्सपेक्टिव पे तो एट लीस्ट किसी एक स्टेप को ट्राई करें ताकि आप उस पे आगे काम कर सकें. सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस टुडे आई विल be discussing with you all this environmental management system. हम environmental policy के perspective में इस environmental management system को environmental policy की backbone consider कर सकते हैं कि अगर आपने environmental policy को meaningful और sustainable और beneficial बनाना है तो आपके लिए ये environmental management system एक इंतहाई अहम रोल परफॉर्म कर सकता है. What is this EMS? This environmental management system is the combination of people, laws, legislations, policies, procedures, reviews and plans to help address environmental issues. सो ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम में लोग जो है डिफरेंट प्रोसीजर्स के साथ, पॉलिसीज के साथ, लॉज को, रेगुलेशंस को टेक अप करके अपने फोकस में रख के, मद्देनजर रख के एनवायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस करेंगे. EMS इज द पार्ट ऑफ एन ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम विच इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि इस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होगा और उस स्ट्रक्चर में किस लेवल पे कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा इंडिविजुअल
take up कर रहा होगा, then policies and legislations regarding that, then the common practices which will be taking place in your that environmental management systems, then you would have been defining and redefining your procedures, and then there would be a detailed discussion on the resources available for the management of that environmental system, which would be facilitating your environmental policy based environmental issues actually. Then you have to go for the planning of activities in your this EMS, which would also be creating awareness among masses and common people about environmental issues. Now, dear students, if we in simpler manner talk about the purpose of environmental management system, it will be conveying us this something, that environmental management system brings together people, laws, policies, plans, their reviews and review mechanisms and different procedures in order to improve and protect the environment. पर्पस क्या है एट दी एंड? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और एनवायरनमेंट के ओवरऑल स्टैंडिंग को, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को आपने मेंटेन और इम्प्रूव करना है. डियर स्टूडेंट, दिस इज द मेन पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स एक्चुअली. Now, what about the benefits which you would have been consuming out of that EMS? It will help you maintain compliance. It will integrate environmental programs. It will reduce environmental impacts, dear students. Now, as far as this environmental management system, it includes plan, do, making actions, then check, and then act style, act cycle given in it. It will actually be starting from the plan, dear students, and there would be continuous improvement as it has been shown to you all as the central project given in this particular model shown to you in this slide. हम अगर यहाँ पे अपनी बात मैनेजमेंट रिव्यू से शुरू करें तो ये आपको नेक्स्ट स्टेज पे एनवायरमेंटल, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की डिस्कशन की तरफ लेके जाता है, जहां से हमारी उस एनवायरमेंटल, लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को सामने रख के हम एनवायरमेंटल प्लानिंग की स्टेप की तरफ चले जाते हैं. और यहाँ पे एनवायरमेंटल प्लानिंग में हम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स को देखते हैं, उसका कंप्लायंस हमने देखना है. Objectives and targets will become under our discussion. Then environmental management will become and emerge as an issue in our environmental planning, जिसके लिए हम different programs के बारे में बात करेंगे. जब हमारी ये प्लानिंग मुकम्मल हो जाती है तो हम इस environmental management system की implementation stage पे चले जाएंगे. और dear students, implementation में हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लेंगे, ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव को टेकअप करेंगे. EMS डॉक्यूमेंट कंट्रोल वुड रिमेन फोकस ऑफ आवर अटेंशन. देन इमरजेंसी preparedness will also be discussed here, and emergency preparedness के साथ साथ responses पे हम बात करते हैं. जब हमारी ये implementation का perspective final होता है तो इसके साथ साथ हम checking and corrective actions पे अपनी नज़र रखेंगे implementation phase में. उस corrective actions में हमारे पास measurement and monitoring का perspective आ जाता है. Environmental management system में नॉन कन्फर्मेंस एंड करेक्टिव एक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. हम इन तमाम एक्शंस को रिकॉर्ड करते जाते हैं और दिस इज हाउ वी वुड हैव बीन एट द एंड वुड बी कमिंग अप विद द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑडिट्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट. और इस सारे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के प्लान करने से, इसकी डुएबिलिटी को देखने के बाद,
चेक करके एट साइकिल पे जब हम परफॉर्म करते हैं तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होती है डियर स्टूडेंट्स, जो कि इसका एंड रिजल्ट या टारगेटेड रिजल्ट था. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ देयर आर गिवन few of the environmental, legal and institutional framework in this particular slide. From the legal aspect, we have to talk about the laws and the bylaws and the policies regarding environmental, legal and institutional framework. हमारे पास institutional aspect में institutional structure का perspective आ जाएगा, responsibilities जिसमें हम discuss करके share कर लेंगे, और institutional interface को देख लेंगे जिसमें कुछ actors आ जाएंगे, कुछ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगी, कुछ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो जाएंगी, कुछ नेचुरल एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव में हम चीज़ों को टेकअप करेंगे, और इन सब के इंटरफेस से वी विल बी एंडिंग अप इन अ सम मीनिंगफुल पर्सपेक्टिव डियर स्टूडेंट्स. Now, as far as the types of law from environmental perspective point of view, जो कि मैंने आपको पहले भी किसी स्लाइड में शो भी किए हैं और आपके साथ डिस्कस भी किए हैं शायद, the Constitution, particularly from the specialized laws as far as environment is concerned. ये जो specialized laws हैं dear students, they are all about the principles and the regulations established in a community by some authority and applicable to its people actually, whether in the form of legislation or of customs and policies recognized and enforced by the judicial decision. And now, as far as bylaws are concerned, the rules and the regulations enacted by an association to provide a framework for its operations and management dear students. अगर हम law making process पे थोड़ी सी discussion कर लें dear students, drafting the law from the relevant ministry, for example, Ministry of Environment will have been drafting the law about the environmental policy, about water authority. First reading at the Legislative Council would have been given to it, which will be conveyed to you in the form of developing and introducing a bill. Second reading आ जाएगी जिस पे general debate हम कर लेते हैं law making process में, फिर वो कमेटी स्टेज पे आ जाता है जिस पे हम डिटेल डिस्कशन कमेटी स्टेज पे होती है, फिर रिपोर्ट स्टेज है जिसमें रिपोर्ट ऑफ कमेटी या अमेंडमेंट सबमिट की जाती हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जिस पे हम उसकी थर्ड रीडिंग को डेवलप करते हैं, जिस पे वोट ऑन अमेंडमेंट भी लिया जाता है, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल फिर अप्रूव कर देती है, जिस पे हम एट द एंड प्रेसिडेंशियल डिक्री ले लेते हैं इसकी अप्रूवल के बारे में या इसको वीटो कर दिए जाने के बारे में. Dear students, the objectives of the environmental laws are also shown here, that protection of the environment against all forms or the types of pollution. इस environmental law का basic purpose ये है. Then protection of public health and welfare remains the focus of interest here. At number 3, insertion of the basis of environmental protection in social and economic development plans and encouragement of sustainable development of vital resources in a manner that preserve the rights of future generations. Very very important कि आप अपनी आने वाली नस्लों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लॉज को डेवलप करते हैं. Then protection of biodiversity and environmentally sensitive areas as well as improvement of environmentally harmed areas. Then at number 5, we would have been discussing the encouragement of collection and publication of environment related information
to raise public awareness of environmental problems, dear students. If we move little further, environmental policies are the rules or the guidelines developed by the government to regulate behavior of individuals and corporations and government agencies as far as its consumption from environmental perspective is concerned. Dear students, now I would have been giving you again the 6-step process of making environmental policy. मैंने आपको ये 6 स्टेप आपके प्रीवियस लेक्चर नंबर 28 में भी डिस्क्राइब किए हैं, लेकिन चूंकि ये हमारे आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है तो यहाँ पे मैं आपको उसकी एक डिफरेंट मैनर में दोबारा पर्सपेक्टिव भी उन 6 स्टेप्स का दे देता हूँ और उसकी समरी से भी आपको दोबारा मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। नंबर 1, जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि पॉलिसी साइकिल जो है पब्लिक पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने किसी भी एरिया में पॉलिसी अपनी डेवलप करनी है तो हम पब्लिक पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में पॉलिसी साइकिल को रन करते हैं। और हमेशा याद रखें डियर स्टूडेंट्स, पॉलिसी साइकिल का जो पहला स्टेप है जो कि हम यहाँ पे एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव में डिस्कस कर रहे हैं, पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें आप रिक्वायर करते हैं क्यूरियोसिटी, आपकी ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस की बदौलत आप उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन अ कंप्लीट एंड कंक्रीट मैनर। जब आप उस प्रॉब्लम को एक कंप्लीट एंड कंक्रीट मैनर में डिफाइन कर लेते हैं तो एट नेक्स्ट स्टेज, एट स्टेप नंबर 2 of the making of the policy of environment, it will be making you completely aware of about the specific causes of the problem, कि क्या क्या एरियाज थे, क्या क्या कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप हुआ है। और अगर यहाँ आपको मैं ये बात भी बताता चलूँ विच यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर अदर सब्जेक्ट्स ऑफ दिस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टडी एट मास्टर्स लेवल, कि हमेशा आप एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं कि अगर किसी चीज़ की कुछ कॉजेज होती हैं तो उन कॉजेज की बेसिस पे उसका इफेक्ट भी आपके सामने आ जाता है। स्टेप नंबर 2 में इस एनवायरमेंटल पॉलिसी की डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में यू वुड हैव बीन नाउ आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें क्या क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स साइंटिफिक रिसर्च and even you have to talk about the risk assessment, which is equal to judging risk as a problem proposes to health or to the environment, कि health के पर्सपेक्टिव में या environment के पर्सपेक्टिव में आप रिस्क को जज करते हैं जो उस प्रॉब्लम को कॉज कर रहा होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो तीसरा स्टेप है फ्रॉम एनवायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू वो होता है अपने आप को, अपनी ग्रुप को, all those who are involved into this policy making process to organize yourself. आप अपने आप को organize कर लेती हैं। Organization are more effective than individuals. ये याद रखें कि एक अकेला 2-11 वाली यहाँ पे मिसाल है कि इंडिविजुअल्स के मुकाबले में ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करके किसी भी पॉलिसी के ऊपर एक्शन प्लान करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और अगर यहाँ मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन का एग्जैक्ट डिक्शनरी बेस्ड मतलब भी देता चलूँ तो आपके लिए इस बात को समझना और आसान हो जाएगा कि इंडिविजुअल्स के मुकाबले में ऑर्गेनाइजेशंस क्यों ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ का नाम है व्हेन 2 or more than 2 individuals, there is no upper limit given to it, कि जब कम से कम 2
या 2 से चाहे जितने ज़्यादा हों, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है, अशखास आपस में मिलके किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए इकट्ठे काम करते हैं. When 2 or more than 2 individuals work together for the attainment of some of their common goal, we call it that they have made an organization. और इसके बाद but a motivated informed individual can also be succeed. अगर आपकी लिमिटेशन है कि आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके उस पे काम नहीं कर सकते, तो इवन देन एक हाईली कमिटेड एंड हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल भी अपने इस प्लान के साथ, अपनी इस कमिटमेंट के साथ सक्सेस अर्न कर सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है. डियर स्टूडेंट्स, बाय ऑल मीन्स इफ वी move further at step number 4 of this environmental policy making process, we have to set our goals. We have to set your own personal goals, and here then risk management would be equal to the development of different strategies to minimize your risk. और यहाँ पे क्या आप एक और काम कर सकते हैं, in setting your targets or goals involve social or political actions too, which would be clarifying your those goals and targets for your own self. Dear students, at step number 5 of this environmental policy making process, you have to go for the cultivation of access and influence, जो कि आप कर सकते हैं through the formulation of lobbying, through collecting and winning the political support for your cause and for your target and for your goal, and then you would be easily able to collect and earn the public acceptance of your that initiative at a better, larger scale actually. It will be taking you to the last step of this of your environmental policy making process to manage the development policy. Managing development policy tells you what to do in this area. Prepare a draft policy which must be containing the solutions of that particular problem or that particular issue which is at hand by you all at that time, and that must be followed or backed up by a law's endorsement actually. Administrative agencies implement regulations, dear students, and policy makers evaluate the policy success or the failures. Then judicial branch interprets that law which will be helping you implement your that particular proposed action plan in an efficient and successful manner actually. Dear students, here I would have been giving you a quick review of policy, law and bylaw, particularly from environment policy making point of view. A policy is typically described as a principle or rule to guide your decisions. A policy can be considered as a statement of intent or a commitment. Then the term may apply to government, private sector organizations and groups or even individuals. Then policy actually differ from law. While law can compel or prohibit some behavior, policy merely provide you with the guidelines towards those that are most likely to achieve a desired outcome. Now, as far as bylaws are concerned, bylaws can refer to a law of local or limited application passed under the authority of a higher law, specifying what things may be regulated out of it, or it can refer to the internal rules of a company or organization actually. So dear students, if we talk about international laws from this perspective, international law arises from convention or treaties agreed
trade among nations. For example, international law serve as the principal framework for international cooperation and collaboration between members of the international community in their efforts to protect the local, regional and then global environment actually. With this, dear students, I thank you all. उम्मीद है कि पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में पॉलिसी साइकिल को सामने रखते हुए एनवायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस भी आप सब के लिए समझने में आसान रहा होगा। आप अपना सब लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी बेपनाह दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह हम इससे फर्दर लेवल पे बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा की ज़ात आप सब की हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।